नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका कानूनी जानकारी से जुड़े हमारे इस खास कार्यक्रम लीगल लिटरेसी में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। लीगल लिटरेसी में आज हम बात करने जा रहे हैं डिजिटल आग्रह और विज्ञापन विषय पर। हम जानेंगे कि इन माध्यमों से किसी चीज की मांग या अनुरोध क्या होता है, साथ ही इसके प्रभाव पर भी हमारी चर्चा होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं लीगल लिटरेसी की। और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हाई कोर्ट अधिवक्ता सिमरन कौर लुथरा जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो पर। नमस्कार मैम, सबसे पहले आपसे हम यही समझना चाहेंगे कि डिजिटल आग्रह और डिजिटल विज्ञापन यानी कि डिजिटल सॉलिसिटेशन एंड एडवर्टाइजिंग से किस तरह से मतलब निकलता है? जी, जैसे आजकल ऑनलाइन जमाना है और ऑनलाइन हम लोग n नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं, डिमांड करते हैं और ऑनलाइन हम एडवर्टीजमेंट करते हैं। ये आज का एपिसोड उन सारे व्यापारियों के लिए है, उन सारे बिजनेस पर्सन्स के लिए है जो अब अपना जो मार्केट है ऑनलाइन ला चुके हैं, जिन्होंने ऑनलाइन वेबसाइट कर दी है, सोशल मीडिया के माध्यम से या अपनी वेबसाइट के माध्यम से वो अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हैं और उनसे वो डिमांड सामने वाले ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो आप उनकी डिमांड्स को फुलफिल करते हैं, सप्लाई चेन को फुलफिल करते हैं। तो आज का एपिसोड उसके लिए, अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किन किन लीगल नॉर्म्स का ध्यान रखना है उस पर हम आज डिस्कशन करेंगे। तो जैसे डिजिटल माध्यमों से, जैसे अगर आप किसी प्रोडक्ट को या सोशल मीडिया माध्यमों से किसी प्रोडक्ट को मांग करते हैं या डिमांड करते हैं, उसको डिजिटल सॉलिसिटिंग बोलते हैं। और एडवर्टीजमेंट तो आप तो आए दिन आज देखते हैं कि आप घिरे हुए हैं एडवर्टीजमेंट से। आप टेलीविजन में देख लीजिए, सोशल मीडिया में देख लीजिए, किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी सर्विस का या डोनेशंस के लिए, एन नंबर ऑफ चीजों के लिए एडवर्टीजमेंट आप देखते हैं। टारगेट ऑडियंस आप चूज करते हैं अगर आप अपने आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में लाते हैं। तो उसके लिए आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है उसके लिए हम डिस्कस करेंगे, और वही है डिजिटल मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट। जी बिल्कुल। तो हमने समझा कि डिजिटल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट क्या होता है। अब हम जानेंगे कि डिजिटल आग्रह में संलग्न होने पर जो मुख्य कानूनी विचार होते हैं मैम, वो कौन कौन से हैं? जी, जब आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको ऑनलाइन माध्यम से अपना जो है प्रोडक्ट या सर्विस या फिर जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको आना है, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के बारे में। आपको इस रेगुलेशन के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अपने जो प्रोडक्ट है या सर्विस है उसकी आपको डिजिटल वे में ऑनलाइन अपने आपको प्लेस करना है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज के लिए कि आपके जो कस्टमर्स हैं आपसे एग्रीव्ड ना हो, अदरवाइज कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज के अंतर्गत आपको पेनल्टीज फेस करनी पड़ सकती है। उसमें आपको चीजों का ध्यान रखना है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, आपके प्रोडक्ट में आपकी ऑनेस्टी झलकनी चाहिए। साथ ही साथ आप मिसलीड एडवर्टीजमेंट्स वगैरह ना करें, ताकि अगर आप मिसलीड एडवर्टीजमेंट्स करते हैं या फिर आप कुछ ऐसे क्लेम्स कर देते हैं जो आपका प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है, तो उसमें आपके अगेंस्ट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है, जिसपे हमने एक अलग से एपिसोड में डिस्कशन भी किया था। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, अगर आप ऑनलाइन माध्यम में आ रहे हैं या ऑफलाइन माध्यम में भी जा रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कि आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स किसी के जो है उनको इन्फ्रिंज ना किया हो। आपको अगर कॉपीराइट है किसी प्रोडक्ट का, आपको एक्सप्रेस उसमें कंसेंट लेना अनिवार्य है, ताकि आप आईपीआर का जो है नॉर्म्स उसको आप इन्फ्रिंज ना करें। साथ ही साथ आपका जो पेमेंट प्रोसेस गेटवे जो होता है वो काफी ज्यादा सिक्योर हो, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन पेमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं और उसके लिए सबसे ज्यादा कस्टमर यही वरीड रहता है कि ऑनलाइन पेमेंट्स उनके सिक्योर है या नहीं। तीसरी बात, एज रिस्ट्रिक्शन का आप ध्यान रखें कि अगर आपका प्रोडक्ट बच्चों के लिए फेवरेबल है या नहीं, उस चीज को आप एक्सप्रेसली अपने वेबसाइट में या अपने एडवर्टीजमेंट में कहीं ना कहीं आप उसको मेंशन कर दें, जिसकी वजह से आपको कल को अगर आपका प्रोडक्ट अगर बच्चों के लिए नहीं है, बच्चे यूज कर लेते हैं और वो आपने बताया भी नहीं है, तो आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। एंटी स्पैम लॉज आपको अपने जो वेबसाइट है या अपने प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसमें ध्यान देना है। तो आपको एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है टर्म्स एंड कंडीशंस एग्रीमेंट्स जो आपके होते हैं, उसको आप बहुत प्रॉपर वे में और लीगली उसको ड्राफ्ट कराएं। उसके लिए आप विधिक सलाह ले और उसके बाद ही अपने टर्म्स एंड कंडीशंस एग्रीमेंट्स को ड्राफ्ट कराएं। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। जी अमित। बिल्कुल, तो इन विषयों को आपको मद्देनजर रखते हुए काम आगे करना है इस पूरे क्षेत्र में। मैम, डिजिटल मार्केटिंग में कैन स्पैम, ये एक अधिनियम का नाम बार बार आता है, इसका महत्व क्या होता है और इसका अनुपालन कैसे हम सुनिश्चित करते हैं? जी, अब आप देखते हैं आपका प्रोडक्ट आपने लॉन्च तो कर दिया, अब उसको आपको एडवर्टीजमेंट करना है, तो आप सबसे पहले ईमेल्स, जैसे बहुत
टाइम से ये प्रचलन में है कि आप ईमेल्स के माध्यम से अपने जो प्रोडक्ट है उसकी एडवर्टीजमेंट करें या अपने सर्विसेज की आप एडवर्टीजमेंट करें। ईमेल मार्केटिंग। जी, ईमेल मार्केटिंग। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपके ईमेल मार्केटिंग में ट्रांसपेरेंसी हो। अगर आपका जो कंज्यूमर है वो अगर सब्सक्राइब करना चाहता है तो उसकी एक्सप्रेस कंसेंट हो। अगर वो अनसब्सक्राइब करना चाहता है तो उसके लिए इजी माध्यम से आप गेटवे प्रोवाइड करें कि इजीली अनसब्सक्राइब कर सके। और आप उसके लिए आपको रिसीट्स वगैरह जो है वो भी आप ईमेल माध्यम से उसको प्रोवाइड करें अपने कस्टमर्स को। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है। इनबॉक्स और इनबॉक्सेस को आप ज्यादा ना फुल करें जिस वजह से कस्टमर्स इरिटेट हो जाए और अनसब्सक्राइब कर दें। तो ये जो एक्ट है इसका यही है कि आप ऑनर करें अपने कस्टमर्स के जो डिमांड्स है और जो लॉज है उसको ऑनलाइन माध्यम से, ईमेल के माध्यम से अगर आप चीजों को एडवर्टीजमेंट करते हैं तो उसमें भी आप गाइडलाइंस और नॉर्म्स को मद्देनजर रखते हुए उस चीज को आप करें। यही इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है। जी अमित। बिल्कुल मैम, क्या आप बता सकते हैं कि जीडीपीआर डिजिटल विज्ञापन प्रथाओं को कैसे प्रभावित करता है, विशेष रूप से डेटा संग्रह और उपयोगकर्ता सहमति के संबंध में? जी, जब हम जीडीपीआर की बात करते हैं तो ये सबसे बेसिक लॉ है। अगर आप ऑनलाइन माध्यम में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, इसमें जरूरी ये होता है कि अगर आप एडवर्टीजमेंट के लिए अपने कस्टमर का कोई डेटा यूज कर रहे हैं तो लिमिटेड जितना जरूरी है उतना ही आप डेटा यूज करें और यूज करने से पहले उनका एक एक्सप्रेस कंसेंट ले लें। अगर आप कुकीज पे क्लिक करते हैं तो वो आप एक तरीके से कंसेंट दे रहे हैं कि आप पर्सनल डेटा उस वेबसाइट को एक्सेस करने देंगे जितना लिमिटेड उनको जरूरत है उनके प्रोडक्ट के लिए या अन्य कंपनीज के प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट के लिए। तो वो जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं वो रेगुलेट होता है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन से। और इसका ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप कितना एक्सेस देना चाहते हैं। कस्टमर्स के ऊपर ये होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए वो कितना डेटा अपना आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसके लिए जो ये रेगुलेशन है, जीडीपीआर रेगुलेशन है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें भी ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अहमियत है कि अगर आप ट्रांसपेरेंसी रखते हैं अपने कस्टमर्स के साथ में कि हम इतना ही डेटा यूज कर रहे हैं तो कल को आप लॉ सूट से बच सकते हैं, आप क्रिमिनल चार्जेस से या सिविल सूट से बच सकते हैं। तो आप जो डेटा कलेक्ट करें उसको भी आप सिक्योर्ड रखें, ये भी आपकी लायबिलिटी हो जाती है। ये रेगुलेशन का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है। तो इस प्रकार से जीडीपीआर का प्रावधान है। जी अमित। जी मैम, सीमा पार जो डिजिटल विज्ञापन से जुड़ी कानूनी चुनौतियां होती हैं उनका सामना हम किस तरह से कर सकते हैं? जी, जैसे अब हम सारी चीजें ऑनलाइन है, हर चीज उसमें मॉनिटर करना, रेगुलेट करना पॉसिबल नहीं है। तो ये एक लायबिलिटी आपकी हो जाती है क्योंकि आप सर्विस प्रोवाइडर हैं या गुड्स प्रोवाइडर हैं। ये लायबिलिटी आपकी हो जाती है कि आप प्रॉपर तरीके से लॉज को रिसर्च करें, उसके अकॉर्डिंग अपने तरफ से कोई भी आप नेग्लिजेंट एक्ट ना करें जिस वजह से जो इंफ्रिंजमेंट हो जाता है, डेटा जो लीक हो जाता है, प्राइवेसी जो कस्टमर्स की लीक हो जाती है, उस चीज को रोकने के लिए ये आपकी लायबिलिटी हो जाती है। तो इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने आप को लीगली दायरे में रखें। आप हो सके तो विधिक सलाह ले, और जब आप लॉन्च कर रहे हैं कोई स्कीम अगर आप लॉन्च कर रहे हैं तो उसका भी आप डेटा प्रोटेक्शन का काफी ज्यादा ध्यान रखें। आप डिजिटल माध्यम से भी असिस्टेंस ले ले एक्सपर्ट्स की, लीगल माध्यम से भी आप एक्सप्रेसली कंसेंट ले ले एक्सपर्ट्स की और उनकी हेल्प ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप उस चीज को रोक सकते हैं और अपने आप को स्ट्रॉन्ग मार्केट में, कंपटीशन के मार्केट में स्टैंड करके रख सकते हैं। जी अमित। बिल्कुल मैम, डिजिटल विज्ञापनों में जो बौद्धिक संपदा के उल्लंघन का जोखिम होता है इसका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है? जी, सबसे पहले तो रेगुलेशंस की जब हम बात करें, बौद्धिक संपदा का उल्लंघन सबसे पहले आपके रिसर्च से होगा कि आपको रिसर्च करना है कि कहीं किसी कंपनी का कॉपीराइट आप यूज ना कर रहे हो उनके एक्सप्रेस कंसेंट के बगैर, कहीं किसी कंपनी या किसी व्यक्ति का पेटेंट आप इन्फ्रिंज ना कर रहे हो, उसका पेटेंट प्रोडक्ट आप अपने आप में यूज ना कर रहे हो। आजकल आप स्कैम्स देखते हैं कई सारे, जैसे फॉर एग्जांपल आदिवासी तेल का जैसे स्कैम चल रहा है, तो कई सारे लोगों ने बौद्धिक संपदा उनकी जो है, उनके जो कस्टमरी जो बन के आ रहा है उनका जो प्रोडक्ट है उसका कॉपी निकाल दिया और उसको एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो ये बौद्धिक संपदा का इन्फ्रिंजमेंट ही है एक प्रकार से। तो उस चीज से आपको बचना है क्योंकि इस पे आप काफी ज्यादा चार्जेस, क्रिमिनल चार्जेस भी फेस कर सकते हैं, सिविल चार्जेस भी फेस कर सकते हैं, आप कारावास भी इसमें फेस कर सकते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखें और इसी तरीके से आप प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं कि आपको विजिलेंट रहना है और आपको रिसर्च प्रॉपर वे से रखना है। जी अमित। बिल्कुल मैम, ये सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए जिससे डिजिटल विज्ञापन स्थानीय विज्ञापन मानकों और विनियमों का अनुपालन किया जाए? जी,
इसके लिए अगर आप लोकल लॉज को अगर अवलोकन करते हैं, लोकल जिस एरिया में आप एडवर्टीजमेंट करते हैं वहां आप अवलोकन करते हैं, क्योंकि आप स्टेट टू स्टेट काफी चीजें वेरी करती है। फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट दिल्ली में अच्छा चल रहा है और वहीं वो दिल्ली के जो लॉज के अकॉर्डिंग आपने कर लिया, वहीं छत्तीसगढ़ में अगर आप वही प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, आपको ध्यान रखना होगा कि छत्तीसगढ़ के लोकल लॉज से उसका कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। कुछ स्टेट्स में कुछ वर्ड्स बोलना अगर बैन है, कुछ कंट्रीज में अगर कुछ वर्ड्स बोलना बैन है, तो उस वर्ड्स का आप यूज ना करें। इस प्रकार से कई सारे ऐसे लोकल लॉज हो सकते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट कहीं पे बैंड है तो वहां पे वो चीज को आप एडवर्टीजमेंट ना करें या उस जगह के आप प्रोडक्ट में उस चीज को यूज ना करें। तो इस तरीके से आप काफी ज्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट करके रह सकते हैं। रिसर्च करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। आप एड का जो कंटेंट है उसको भी आप रिव्यू करते रहे टाइम टू टाइम। अगर आप एडवर्टीजमेंट चलाते हैं अदर स्टेट में, अगर आप चलाते हैं तो वहां पे भी इंफ्रिंजमेंट ना हो, तो इसके लिए आप रिव्यू करते रहे। जी अमित। बिल्कुल मैम, डिजिटल अभियानों में झूठे विज्ञापन दावों से जुड़े जो संभावित कानूनी जोखिम है वो कौन कौन से हैं? जी अभी जैसे हमने रिसेंटली एग्जांपल लिया था, और दूसरी बात आफ्टर कोरोना आप देखते हैं कि हर एक प्रोडक्ट में आप इम्यूनिटी बिल्डर या इस प्रकार की चीजें देखते हैं कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स वो चीज आपको प्रॉमिस जरूर कर देती है, लेकिन एंड रिजल्ट उसका वैसा होता नहीं है। तो इसके आप बहुत ही सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम उसमें बात कर सकते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आपको पेनल्टीज देनी पड़ सकती है। और एडवर्टीजमेंट अगर आप फॉल्स और मिसलीडिंग करते हैं तो एडवर्टीजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो भी आपके अगेंस्ट में एक्शन ले सकता है। ASCI जिसको बोलते हैं, वो भी आपके अगेंस्ट में एक्शन ले सकता है। अगर आप किसी प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से कंपेयर करते हैं, कॉम्पिटिशन के कॉम्पिटिटिव लॉ सूट्स भी आपके अगेंस्ट में हो सकते हैं। जो आपका कॉम्पिटिटर है वो आपके खिलाफ में लॉ सूट्स फाइल कर सकता है। तो आप कभी भी अगर एडवर्टीजमेंट करें तो फेक स्टैंडर्ड्स ना दिखाएं और कंपेयर ऐसा ना करें कि दूसरे के प्रोडक्ट को आप मानहानि कर दें, डिफेम कर दें। तो ये कॉम्पिटिशन लॉ सूट्स भी फेस करने का आपके ऊपर रिस्क हो जाता है। दूसरा, सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटीज भी आपके अगेंस्ट में लाई जा सकती है। तो इस प्रकार से कुछ सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो इन सब चीजों से आप बचें। जी अमित। बिल्कुल मैम, डिजिटल सॉलिसिटेशन के माध्यम से एकत्रित उपयोगकर्ता डेटा के भंडारण और सुरक्षा के संबंध में व्यवसायों के लिए कानूनी दायित्व कौन कौन से हैं? जी जैसे आपने डेटा कलेक्ट कर लिया अपने एडवर्टीजमेंट के लिए, आपको ध्यान रखना है कि आपके नॉर्म्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अनुसरण में हो। जैसे हमने और प्रावधान देखे थे उसके अनुसरण में हो, रेगुलेशन के अनुसरण में हो। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आप सेक्शन 43 या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का इन्फ्रिंजमेंट करते हैं, आपके सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस उतने नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसके लिए आप पेनल्टीज फेस करेंगे। साथ ही साथ आप एक रूल है सेंसिटिव पर्सनल डेटा और इंफॉर्मेशन SPDI रूल 2011 का, इसमें भी आपके ऊपर लाइबिलिटी हो जाती है कि आप सिक्योरिटी मेजर्स ऐसे रखें कि किसी के प्राइवेट इंफॉर्मेशन को आप लीक ना करें। साथ ही साथ पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल भी है। किसी कंज्यूमर का या किसी भी सिटीजन का आप अगर डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसकी प्राइवेसी अगर कहीं से इन्फ्रिंज होती है तो इस एक्ट के, इस अधिनियम के अंतर्गत उसमें पेनल्टीज फेस आप कर सकते हैं। तो इसीलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप डेटा कलेक्ट भी करें तो एक्सप्रेस कंसेंट ले, अगर नहीं लेते हैं तो ये सारे जो अभी हमने डिस्कस किए इसमें आप दायरे में आ जाएंगे और इस पे आपके अगेंस्ट में एक्शन हो जाएगा। जी बिल्कुल मैम, क्या डेटा नवीनीकरण की अवधारणा की व्याख्याता की जा सकती है और ये डिजिटल विज्ञापन पर कैसे लागू होता है? जी जैसे हमने डिस्कस किया था कितना डेटा ले सकते हैं, तो डेटा मिनिमाइजेशन का यही मतलब है कि आप रेलेवेंट डेटा बस लें। आप ऐसा ना करें कि जैसे आप देखते हैं कि आप कोई नया ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं अपने फोन में और उसमें आप टर्म्स एंड कंडीशन में आप एग्री कर देते हैं, उसमें गैलरी फीचर अगर आप उसमें दिखता है कि वी कैन एक्सेस योर गैलरी और फोटोग्राफ्स या जो भी, तो अगर उस कंपनी को उस चीज की यूज नहीं है और फिर भी वो कंपनी उस एक्सेस को ले रही है तो वो डेटा मिनिमलाइजेशन का इन्फ्रिंजमेंट है। आप उसमें उनको या तो आप लीगल नोटिस भेज सकते हैं कि योर ऐप डज नॉट रिक्वायर दिस काइंड ऑफ डेटा बट स्टिल यू आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ डेटा। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है एज अ सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि हम आज आपकी बात कर रहे हैं कि अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज अपने मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं तो ये आपके ऊपर है कि आपको कितना डेटा जरूरी है आपके एडवर्टीजमेंट के लिए, आपके प्रोडक्ट के लिए या आपके रिसर्च पर्पज के लिए। उसी के लिए बस आप अपने आप को मार्केट में प्लेस करें और उसी के लिए आप अपने कस्टमर से कंसेंट ले। अदरवाइज अगर आप लेते हैं तो आपके खिलाफ में एक्शन हो सकते हैं। जी अमित। बिल्कुल मैम, ऑनलाइन उपयोगकर्ता व्यवहार को ट्रैक करने के लिए कुकीज का उपयोग करते समय किस तरह से
कानूनी विचार कर सकता है? जी, यहाँ पे हम जैसे बोलते हैं, आप अगर अपनी वेबसाइट करते हैं और उसमें कुकीज आप बोलते हैं, तो कस्टमर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि वो कुकीज आपके एक्सप्रेस कंसेंट होते हैं आपके डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो ये इंफॉर्मेशन आप उस चीज में प्रोवाइड कर दे कि कौन सी इंफॉर्मेशन हम आपसे ले रहे हैं, ये सारी चीजों को, और जैसे हम किस पर्पस से आपका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो एक्सप्रेस करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि अगर आप मार्केटिंग पर्पस से कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट पर्पस से कर रहे हैं, या उस डेटा को अदर प्रोवाइडर्स को प्रोवाइड करने के लिए कि वो अपने प्रोडक्ट को आपके इंटरफेस में एडवर्टीजमेंट कर सके, उसके लिए कर रहे हैं, तो ये लीगल आप नॉर्म्स का ध्यान रख सकते हैं कि आप एक्सप्रेसली कंसेंट ले कस्टमर्स से। अगर आप कंसेंट लेते हैं देन इट्स आपकी सेफ्टी इंश्योर्ड है, और दूसरा जो कस्टमर्स है उनको भी देख करके कंसेंट अपनी देनी है, अदरवाइज आप रिफ्यूज कर सकते हैं कि वी रिजेक्ट कुकीज, क्योंकि ऑप्शन आता है एक्सेप्ट कुकीज या रिजेक्ट कुकीज। तो उस प्रकार से आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं और सर्विस प्रोवाइडर वही रेलेवेंट डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। जी अमित। बिल्कुल मैम, डिजिटल विज्ञापन में बच्चों के ऑनलाइन गोपनीयता संरक्षण अधिनियम COPPA के अनुपालन को कैसे सुनिश्चित करते हैं? जी, बच्चों का आजकल बहुत ज्यादा इंटरनेट पे एक्सेस बढ़ गया है, बच्चे काफी ज्यादा यूज करने लग गए हैं इंटरनेट को। तो इसके लिए ये एक्ट है, ऑनलाइन सर्विस प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट, चिल्ड्रन से रिलेटेड। तो वो क्या उसमें बताते हैं कि अगर 13 साल के जो बच्चे हैं, 13 साल के कम के जो बच्चे हैं, उनको अगर आप कोई एडवर्टीजमेंट दिखाना चाहते हैं या अपने जो वेबसाइट है उसमें आप उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट है या नहीं है, तो उसके लिए कंसेंट, जैसे हम हर एक चीज में कंसेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंसेंट कौन देगा? तो यहाँ पे पेरेंटल कंसेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है इस एक्ट अधिनियम के अंतर्गत, क्योंकि बच्चे लीगली कंपेटेंट नहीं होते हैं कि वो किसी भी चीज के लिए कंसेंट दे सके। तो पेरेंटल कंसेंट की जहां तक बात होती है, सर्विस प्रोवाइडर्स को ये चीज ध्यान में रखना है कि उनको पेरेंटल कंसेंट पहले लेना है, उसके बाद ही उन बच्चों को वो एडवर्टीजमेंट आप दिखा सकते हैं या उस प्रोडक्ट की आप मार्केटिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ आप प्राइवेसी नोटिसेस भी क्लियरली उनको मेंशन कर दें कि अगर ये बच्चों के लिए है, अगर बच्चों के स्टैंडर्ड्स के लिए है तो वो भी मेंशन करें, और बच्चों के स्टैंडर्ड के लिए नहीं है तो वो भी मेंशन करें। तभी आप चिल्ड्रंस ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट COPPA का कंप्लायंस कर रहे हैं, अदरवाइज आप उसका इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हैं। जी अमित। बिल्कुल, तो इन बातों का भी ध्यान रखने की बहुत हमें आवश्यकता होती है। मैम, आप गोपनीयता कानूनों में बदलावों और डिजिटल विज्ञापन पर उनके प्रभाव के बारे में कैसे अपडेट रह सकते हैं? जी, अभी हमने सारे लॉज के बारे में डिस्कशन किया। ये आज की डेट में जो एडवर्टीजमेंट के लिए जरूरी है उसके लिए पर्याप्त है, लेकिन न्यू जो इसमें फाइंडिंग्स होती है, न्यू जो लॉज आते हैं, न्यू जो नॉर्म्स आते हैं, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि न्यूज लेटर्स या लीगली आप अपडेटेड रहें खुद को। आप सब्सक्राइब कर ले लीगल या इंडस्ट्री रिलेटेड जो न्यूज लेटर्स होते हैं, उसमें आप वेबिनार्स अटेंड कर सकते हैं। आप वेबसाइट जो है, जो लॉ से रिलेटेड वेबसाइट है या जो रेगुलेशन से रिलेटेड वेबसाइट है, उसका आप अवलोकन टाइम टू टाइम कर सकते हैं। आप प्रोफेशनल नेटवर्क में जाकर के चीजों से बात कर सकते हैं। अपने कॉम्पिटिटर्स जो है या आपके साथ में जो बिजनेस करने वाले हैं, उनसे आप बात करके अपडेटेड रह सकते हैं। साथ ही साथ आप लॉ फर्म्स से या जो न्यूज लेटर प्रोवाइड करते हैं, जो लीगली आपको अपडेटेड रखे, जो स्पेशलाइज्ड हैं लॉ फर्म्स इस चीज के लिए, उनसे आप लीगल विधिक सलाह ले सकते हैं। साथ ही साथ आप प्राइवेसी एक्सपर्ट्स के साथ भी जाकर के बात कर सकते हैं कि नए क्या क्या इसमें हम प्राइवेसी पॉलिसीज को कैसे अपडेट कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं, आप आउटडेटेड ना हो जाए, उसके लिए जरूरी होता है कि आप प्राइवेसी एक्सपर्ट्स के साथ भी कंसल्ट करके रखें और इंडस्ट्री रिपोर्ट्स का अवलोकन करें, और मॉनिटरिंग जो सिस्टम है उसको आप अपने सिस्टम में इंप्लीमेंट करके रखें। इसी प्रकार से आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में अपने आप को बनाए रख सकते हैं और काफी ज्यादा प्रोग्रेस भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और मैम, जिस तरह से आज डेटा का बहुत बड़ा मार्केट है, हम कहते हैं कि जिसके पास डेटा है वो सबसे बड़ा किंग है, लेकिन ये डेटा का मिसयूज भी बहुत सारी कंपनीज कर सकती है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि अनवांटेड स्पैम कॉल्स हमारे पास आते हैं और हमें नहीं मालूम होता कि हमारा डेटा उन तक कैसे पहुंचा है। तो यदि कोई डेटा आपकी परमिशन के बिना किसी और कंपनी को दे देता है, किसी और व्यक्ति को दे देता है, तो किस तरह की कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ की जा सकती है? जी, सबसे पहले अगर इस प्रकार की चीज होती है, डायरेक्टली आपके कंसेंट के बगैर आपका डेटा यूज हुआ है, यहाँ पे आपका जो निजता का अधिकार है ये इन्फ्रिंज हुआ है, ये चीज मानता है कोर्ट, न्यायालय या कंज्यूमर को, आप इसके अगेंस्ट में सिविल लाइबिलिटी भी ला सकते हैं, क्रिमिनल लाइबिलिटी भी ला सकते हैं। हमने जैसे कुछ एक्ट्स के बारे में डिस्कशन किया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत भी आप चार्जेस ला सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंतर भी आप चार्जेस ला सकते हैं। साथ ही साथ आप जो कंपटीशन मार्केट है उसमें भी कर सकते हैं। आप कंपनी के अगेंस्ट में लॉ सूट जब फाइल करेंगे, कंपनी खुद
वो चीज को टेक डाउन करने की कोशिश करेगी और अपनी चीजों को अपडेट करने की कोशिश करेगी। लेकिन जो रेट्रोस्पेक्टिव वे में उन्होंने अगर कोई गलती की है उसमें वो बच के नहीं निकल के जा सकते, क्योंकि सारी डेटा, सारी चीजें ऑनलाइन होती है। डेटा सेल करना एक बहुत बड़ा अपराध है। आपकी प्राइवेट डेटा को एक्सेस अगर आपकी कंसेंट के बगैर हुआ है तो आप डेफिनेटली लीगल एक्शन उस कंपनी के अगेंस्ट में फाइल कर सकते हैं। जी अमित। बिल्कुल। तो आज लीगल लिटरेसी में हमने बात की डिजिटल आग्रह के विषय पर। हमने जाना कि इसमें किस तरह के कानूनी प्रावधान है। इस विषय पर हमें हाईकोर्ट अधिवक्ता सिमरन कौर लूथरा जी ने विस्तार से जानकारी दी। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस शो पर आकर दर्शकों को इस विषय पर अहम जानकारी देने के लिए। नमस्कार। इसी के साथ लीगल लिटरेसी के आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।